हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। जैसे आप सबको पता है कि हमारी पॉलिटिकल की सीरीज़ चल रही है, तो उसको हम कवर करेंगे आगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और इससे पहले जो वीडियो आ चुकी हैं वो है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, उसके अनुच्छेद, अनुसूचियाँ सब ट्रिक के साथ अपलोड की गई हैं। वीडियो 1 से लेकर 395 अनुच्छेद, बिल्कुल मैथमेटिकल ट्रिक के साथ, जो आपको देखते ही याद हो जाएगी। अनुसूचियाँ भी ऐसे ही हैं और भारत के विदेशी स्रोत और संविधान सभा, तो बिल्कुल शुरुआत से मतलब वीडियो है, काफ़ी अच्छी सभी वीडियो हैं। बैक टू बैक आपको वीडियो ऐसी आती रहेंगी। तो सबसे आज हम करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन है संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है, संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक। स्रोत पूछा जा सकता है, तो ये किस संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड देश के संविधान से ये लिया गया है। एक्चुअल में है क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो ये इसमें एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कि राज्य की कौन कौन सी नीतियाँ होनी चाहिए अपने राज्य में एक बेहतर सुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो राज्य की कुछ नीतियां हैं राज्य को चलाने के लिए, जैसे कि वहाँ का एक मुख्यमंत्री है तो अपने राज्य को वो कैसे चला सकता है, तो उसके कुछ अनुच्छेद भी दिए गए हैं जिसमें वो कार्य कर सकता है। उत्तर देखिए, एक साधारण भाषा में क्या है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब राज्य की कुछ नीतियां राज्य को चलाने के लिए एक संपूर्ण शासन व्यवस्था सभी राज्यों में बनाए रखना तथा अच्छा प्रजातंत्र व्यवस्था। तो ये चीज़ है, इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट आगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो अनुच्छेद 38 में क्या है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में? तो अनुच्छेद 38, तो इसमें है राज्य लोक कल्याण सामाजिक व्यवस्था जिसमें नागरिक को सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय मिले। ठीक है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय मिले सभी नागरिकों को। तो अनुच्छेद 38 ये वर्णन करता है। आगे अनुच्छेद 39 के, इसमें समान न्याय और निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क विविध सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। यानी अगर कार्य लोगों का समान है तो उनका जो वेतन है वो भी समान होना चाहिए और उनके बीच जो जस्टिस है वो भी समान होना चाहिए। ये अनुच्छेद 39 के है कि राज्यों के बीच ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अनुच्छेद 39 खा, तो इसमें क्या है? सार्वजनिक धन का जो वितरण हो और इसका नियंत्रण करना, ये सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वोत्तम साधन हो सके। ठीक है, जो धन है यानी जो जैसे टैक्स इकट्ठा हुआ तो वो सब सार्वजनिक हुआ, ये और भी सब चीज़ें जो आती हैं गवर्नमेंट के अंडर, तो इसका एक जो खर्चा है वो नियंत्रण में रहे। और अगर खर्चा भी होता है किसी सार्वजनिक क्षेत्र पर तो सर्वोत्तम रहे, यानी कि हाँ एक्चुअल में कोई खर्चा हुआ तो उसका एक वैल्यूएबल होना चाहिए कि हाँ ये जहाँ पे खर्चा किया गया है वो ठीक है। आगे अनुच्छेद 39 गा, धन का समान वितरण। धन का समान वितरण क्या है? अनुच्छेद 39 गा है कि अगर राज्यों के बीच में धन का वितरण हो रहा है, राज्यों में छोटे छोटे जिलों में या वैसे भी किसी क्षेत्र में, तो उसका जो वितरण है वो समान होने चाहिए सभी जगहों पे। आगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 40, इसमें क्या? ग्राम पंचायतों का एक संगठन है। ठीक है, अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का एक संगठन हो, ये है क्या है? ग्राम पंचायतों का एक संगठन हो जिसमें कि सभी राज्यों में, जिसमें कि राज्यों के सभी जिलों में एक ग्राम पंचायत हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आगे कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, तो ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, सभी लोगों को ये सब चीज़ें अधिकार प्राप्त होनी चाहिए जितने भी राज्य के नागरिक हैं, क्योंकि अगर वो अच्छी शिक्षा लेते हैं तो उन्हें एक अच्छी नौकरी भी मिलनी चाहिए, ये उनका एक अधिकार है। नोट आगे क्या है? 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। कौन सा? 15 अगस्त 1995 में जो आया था वो अनुच्छेद 41 की पूर्ति करता है। इसके उद्देश्य देखिए क्या है? गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं इसमें शामिल हैं? जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, तो ये 41 के अंतर्गत आता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तो ये भी है। वृद्धावस्था यानी जो बूढ़े होने पर पेंशन देना, या विधवा पेंशन, या और आगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, अगर कोई पर्सन किसी हिसाब से डिसेबल है तो उसको भी पेंशन दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, आगे अन्नपूर्ण योजना, तो ये सब चीज़ें हैं जो अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आती हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अगर एग्जाम में पूछे भी जाएंगे तो डायरेक्ट मतलब अनुच्छेद के हिसाब से पूछे जाएंगे कि कौन सा अनुच्छेद किस चीज़ का वर्णन करता है, बस इससे ज़्यादा वैसे तो इसमें कुछ पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट आगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत मनोवांछित दिशाओं तथा प्रस्तुति तथा सहायता का प्रबंध, तो ये किस में है? अनुच्छेद 42 में है। ठीक है, काम की न्याय संगत यानी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सोच कैसी है, यानी एक कोऑर्डिनेशन बनाए रखना सभी में, तो ये सब चीज़ें आती हैं अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत तथा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग देने का बढ़ावा करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 43 कि राज्य है जो है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत तथा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग यानी एक स्मॉल बिजनेस होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे वुमेंस के लिए राज्यों में अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, अचार बनाना, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं। भारत के जो अचार हैं जो गांव में बनते हैं एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा होते हैं बाहर विदेशों में। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगरबत्ती, मोमबत्ती, ये सब बहुत छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस है। तो ये सब चीज़ों को गांव में लाना ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि इनका जो फाइनेंस है वो काफ़ी कम होता है, खर्चा भी कम होता है, और गाँव की औरतें या वैसे भी ये सब चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। आगे अनुच्छेद 44 नागरिक एक समान सिविल सहायता। ठीक है, नागरिक को एक समान सिविल सहायता यानी जो राज्य में कानून हो वो सभी के लिए समान हो, किसी को धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 45 सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल तथा निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, 6 वर्ष की आयु पूरे होने तक। अनुच्छेद 45 इसका वर्णन करता है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो नागरिक एक समान सिविल संहिता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 43 ये इंपॉर्टेंट है। यही सब है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मेन, लेकिन आपको पता सभी होना चाहिए। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं आगे कौन कौन से हैं। आगे अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक तथा आर्थिक हितों में बढ़ावा देगा है। तो इसमें आप देख सकते हैं शैक्षणिक वर्ग यानी जैसे कि कॉलेज या और सब चीज़ें होगी, या आर्थिक यानी फाइनेंशियल हेल्प, तो ये सब चीज़ें करेगा राज्य। ठीक है, एक्चुअल में ये सब चीज़ें की भी जाती हैं कि उनको, जैसे कि अब मान लो उनको किसी लड़की की अपनी शादी करनी हो, अभी भी ये सब चीज़ें हैं बहुत से राज्यों में। अपनी लड़की को अगर उन्हें शादी करनी है जो छोटे वर्ग के आते हैं, तो उन्हें सरकार की तरफ से सब्सिडी या उन सब चीज़ें भी दी जाती हैं, लोन वगैरह ये सब चीज़ें दी जाती हैं। तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। आर्थिक मतलब वही फाइनेंशियल हेल्प आप कैसे कर सकते हैं। शैक्षणिक का मतलब कॉलेज या हर जगह कौन कौन सी रिजर्वेशन दी जा सकती है, तो ये सब चीज़ें हैं। अनुच्छेद 47 पोषण आहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का कार्य राज्य का कर्तव्य होगा। आगे अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन का एक संगठन हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कृषि तथा पशुपालन का संगठन, यह अनुच्छेद 48 इसका वर्णन करता है। राज्य के सभी जिलों में और सभी गांव में कैसे कैसे इस चीज़ को लागू करना है, उसके क्या क्या नियम, क्या क्या कायदे होने से चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं। कोई मतलब एक छोटी चीज़ नहीं होती ये सब, इसका एक वाइडर स्कोप होता है, एक संगठन होता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि ऐसा करने से मतलब अगर कोई चीज़ें होती हैं तो उनके नियम क्या हैं, कोई अपराध होता है तो उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है इन सब चीज़ों के लिए, जिसमें लॉज होते हैं इनके अपने। आगे अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्यावरण का संरक्षण किसमें है, वह अनुच्छेद 48 का में है। अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यावरण का संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा, क्योंकि जब पेड़ काटे जाएंगे तो जो वन्य जीव है तो उनका क्या होगा। तो इनके भी कुछ नियम कायदे हर चीज़ें बनाई जानी चाहिए, और ये बने भी हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो यह है अनुच्छेद 48 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व का स्मारकों यानी कि जो कि है कहते हैं जो सार्वजनिक चीज़ें हैं राष्ट्रीय महत्व, जैसे लाल किला हो गया या हो गया आगरा का किला हो गया, यानी जो एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं, तो इनकी स्मारकों का वस्तुओं का संरक्षण करना पड़ेगा राज्य को, जो राज्य में आती हैं। जैसे लाल किला हो गया वो दिल्ली में आती है, अब वो उनके सरकार के अंडर हुआ। आगरा का किला, ताजमहल, वो किसके, उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में आती हैं। तो ऐसे ही है, जिसके सरकार के में अंडर में जो चीज़ें आएगी तो उसका वस्तुओं का संरक्षण उस राज्य को करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यह है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना। राज्य की लोक सेवाओं में जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना, ये अनुच्छेद 50 है। अनुच्छेद 51 ये घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 51, और ये लास्ट भी है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी और लास्ट भी है। तो आप ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक है, अनुच्छेद 51 ये घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो इसके लिए क्या क्या है, राष्ट्र के साथ न्यायपूर्वक तथा सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, जो अन्य देश हैं उनके साथ ऐसे संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि तत्व के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, आगे मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों को प्रोत्साहन करना कि हाँ, यानी हर बात का हल लड़ाई से नहीं हो सकता। इससे ये होती है कि अगर किसी देश का किसी देश के साथ लड़ाई होती है तो इसमें पूरे दुनिया पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आप रशिया यूक्रेन का देखते हैं, तो इसमें एक मध्यस्थता ढूंढनी चाहिए कि हाँ, इस सोल्यूशन को कैसे हल किया जा सकता है, क्योंकि लास्ट में हर चीज़ करने के बाद बात वहीं पे आती है कि उसका जो निपटारा है वो सोल्यूशन से ही होता है। तो इतनी जाने जाना या वो सब करना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आखिर एक मानवता की ही जान जाती है लास्ट में। तो मध्यस्थता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहन देना। तो ये सब चीज़ें हैं अनुच्छेद 51 में। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।